थोड़ा सा ऊंचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, तबीयत से सेट है सब? सर जी कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस से चेंज होके क्या हो गया? टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस। मेरे बारे में कुछ जानना है या जानते हैं? जानते हैं, चलें फिर रहने देते हैं, फिर इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर। जी सर, नहीं जानते? अच्छा चलें, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। सीन ये है कि सर बस कुछ बच्चे आ जाएं हमारे पास, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए सर, सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लेके और हुजूर पर नूर पे दरूद भेज के अपने सेशन का फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा सर जी, ग्रुप ए का आप लोग का जो सेकंड सब्जेक्ट है विच इज़ कैफ टू टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस। टैक्स का सब्जेक्ट आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ बतानी है मुझे आज आप लोगों को, और कुछ हम सिलेबस से रिलेटेड भी बातें करेंगे कि किस तरह का इसमें सिलेबस की डिवीजन किस तरह से है, किस तरह की ग्रिड्स हैं इसमें बनाई हैं। ग्रिड्स का आप लोग को आइडिया हो गया होगा पिछली 2-3 ओरिएंटेशन अटेंड करके, तो मजीद भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस, नाम पहले क्या था इसका जानते हैं आप लोग? यार ये नाम चेंज हो गया, कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता होगा? नहीं। असल में एक बंदे का दिल किया कि यार नाम ना अब पेपर्स के होने चाहिए चेंज, तो एजुकेशन की कमेटी में बैठे हुए उसने किया चैट जीपीटी कि कोई नया नाम हमें सजेस्ट कर दो। तो असल में वहाँ से उठ के टैक्स प्रैक्टिसेस को उसने कर दिया टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस। एक ज़रा फैंसी सा नाम, लेकिन हाँ एक चेंज इसमें ज़रूर आया कंप्लायंस की वजह से, वो ये कि यहाँ पे जो ग्रिड्स थी पहले और अब वो चेंज हो चुकी हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों में से किसी ने देखी वो? क्या उस 8000 लोगों में आप नहीं थे जिन्होंने वो वीडियो देखी? अच्छा चलें, आप जाके आज वो वीडियो देख लेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे उसकी डिस्कशन करता हूँ। सर मेरा नाम सामने स्क्रीन पे है, दोबारा रिपीट करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। आते हैं सर इस पेपर के बारे में बातें करते हैं कि इस पेपर के फैक्ट्स क्या हैं। पेपर का सीक्वल मतलब कि टैक्स के पेपर और आपकी सीए की जर्नी में कितने आएंगे और ये कौन सा नंबर है उसमें। आज से पहले टैक्स पढ़ा हुआ? कौन कौन पहली बार पढ़ रहे हैं? आप सभी पहली बार पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आज से पहले जिंदगी में भी कभी पहले टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, और ये पहला ही सब्जेक्ट होगा आपके पूरे सीए की जर्नी में। और ये कहां कहां पे आगे इस्तेमाल होगा? फाइनल्स में एक एडवांस टैक्सेशन का पेपर है आप लोगों का विच इज सीफैप 5, ये एक उसकी बुनियाद रखता है। उसके बाद एक पेपर है आप लोगों का केस स्टडी का। केस स्टडी के पेपर में भी टैक्स की जो टेस्टिंग है वो होती है। तो ये दो पेपर्स हैं जो आगे आने वाली जर्नी में आप लोगों को, तो यहाँ पे ये पेपर उसकी हेल्प करेगा, ये उसकी बुनियाद रखेगा। पहला पेपर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सब एक बराबर है। किसी ने पहले टैक्स अकाउंटिंग तो कुछ पढ़ के आते हैं ए लेवल बैकग्राउंड से, सर हमारी इन भाई को ज़्यादा आती है अकाउंटिंग, को मैं जानता हूँ आईटी की क्लास से। तो सिनेरियो ये कि यहाँ पे सब बराबर है, ठीक है। महमूद और अयाज एक ही हैं यहाँ पे सारे, ठीक है, एक ही सफ में सब खड़े हुए हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, डिफिकल्ट है या नहीं है सर? सर इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर ऑफ होल कैफ। कोई आपको बोलेगा ना अगर ये मुश्किल हो गया है या था या पहले, कुछ भी नहीं है ऐसा। सबसे ईजीएस्ट पेपर है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? आपका क्या नाम था? नाम भूल गया मैं। अजलाल, सॉरी मैंने तुम्हारा नाम जलाल रखा हुआ था ना। जलाल बताओ कैसा पेपर ये? आसान है मुश्किल है? ये एक आध बच्चे हैं जो आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ताकि आपको बता सकें कि पेपर की डिफिकल्टी, जो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है। तो सर पेपर ये सबसे ज़्यादा आसान है, कॉन्फिडेंट रहना है आप लोगों ने इस पूरी जर्नी में मेरे साथ। और दूसरी चीज़ ये कि इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको जो टैक्स के लॉज है ना उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो तो ऑब्वियसली लेक्चर लेके होगी, टीचर को सुन के होगी, फिर प्रैक्टिस करके होगी, और फिर अल्टीमेटली जब हम पेपर में अपेयर होंगे चीज़ें आती होंगी तो ईजिली हो जाएंगी। तो पेपर ये मुश्किल है या नहीं है? पेपर है मुश्किल? पेपर मुश्किल नहीं है। ये या तो एक टीचर की मेंटेलिटी होती है कि वो पेपर को मुश्किल बना दे, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटेलिटी बन जाती है। तो मैं डे 1 से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये पेपर हरगिज मुश्किल नहीं है। इवन आप लोग के लिए ज्यादा आसानी कर दी गई है। वो कैसे कर दी गई है मैं बता देता हूं। पहले आपके पास थी 3 ग्रिड्स इस पेपर में, ग्रिड ए, ग्रिड बी एंड ग्रिड सी। ग्रिड को समझते हैं ना क्या होता है? कि एक ग्रिड है, उसके आगे उसके एलोकेटेड मार्क्स हैं, उसमें से उतना पेपर आना है। अच्छा, अगर ये बाइफर्केशन बढ़ा दी जाए, 3 को 4 में कर दिया जाए, तो क्या आप लोग के लिए आसानी है या नहीं? आसानी है ना। तो आप अब पहले देखें, पहले एक ग्रिड बहुत ही बड़ी है, 60 to 65 मार्क्स की है, पता नहीं कहीं से भी आ सकता है पेपर, कहीं से कितने मार्क्स का भी आ सकता है। अब अगर हमने उसको 4 ग्रिड्स में तोड़ दिया है
और हमने ए ग्रेड को स्पेसिफिकली मार्क्स एलोकेट कर दिए हैं, इसका मतलब है कि अब हम मजीद 3 चैप्टर्स करके 15 नंबर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब आसानी हो चुकी है इस पेपर के अंदर। अच्छा जी, अगली बात सर आ जाए जरा इसके कोर्स कंटेंट पे देख लेते हैं कि जो पहली ग्रेड है उसका क्या नाम है। पहली ग्रेड का नाम क्या है? इसका नाम है ऑब्जेक्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एथिक्स। ये सर 3 चैप्टर्स हैं आपके, लिख लें अपने पास। ग्रेड ए इज इक्वल टू 3 चैप्टर्स, अपने पास लिख लें, अभी से लिखने की आदत बनाएं। जो नहीं लिखता उसकी क्लास में कोई जगह नहीं है, चाहे आईपैड पे लिखें, चाहे नोट्स पे लिखें, कहीं पे भी लिखें। जी ऑनलाइन वाले हज़रात, आप सब लोगों से बातें करते हैं इंशाल्लाह। सर हमारे पास ग्रिड ए है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं और इस ग्रिड की वेटेज कितनी है? 5 to 10 मार्क्स, 5 to 10। अब इसका मतलब यह कि अगर आप ये 3 चैप्टर, आ जाए बेटा, अगर आप जी बेटा आ जाए, बैठ जाए क्लास के बाद, ठीक है। अगर हम ये 3 चैप्टर्स कर लेते हैं तो हमने कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए? 5 to 10 मार्क्स की जो टेस्टिंग होगी राउंड अबाउट, अगर 8 मार्क्स की होती है, 9 की होती है, 10 की ही हो जाती है अगर, तो आपके ये 3 चैप्टर्स करने के बाद ये आपके 10 नंबर सिक्योर हो गए। अच्छा, ये तो सर ग्रेड ए है, इसमें 3 चैप्टर्स के नाम आपके सामने, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, या फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और तीसरा है एथिक्स। ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही आसान है, सिर्फ क्रैम करेंगे, पेपर में रिक्वायरमेंट आएगी, एज इट इज जाके लिख देंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे। ये इतने आसान है 5 से 10 नंबर कवर करना। ये थी आपकी ग्रेड ए। अच्छा जी, इसके बाद एक और भी ग्रेड है आपकी, ग्रेड बी। अब ग्रेड बी में क्या है? आप लोग को आइडिया है कि आप लोग के, कभी आपने जिंदगी में सुना इनकम टैक्स? जिंदगी में सुना कभी? कभी आपने जिंदगी में सुना सेल्स टैक्स? दोनों सुने हुए हैं। आपके इस कोर्स में 2 तरह के टैक्सेस हैं, विच एक कौन सा है? इनकम टैक्स, और दूसरा सेल्स टैक्स। तो अब जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, जो 3 ग्रेड्स आगे आने वाली हैं, इसमें से 2 ग्रेड्स इनकम टैक्स की हैं और 1 ग्रेड जो है वो किसकी है? सेल्स टैक्स की। और जो पहले मैं बता चुका हूं वो तो एक बेसिक ओवरव्यू था ओवरऑल टैक्स के सिस्टम का, या टैक्स का मकसद क्या होता है उसका। पढ़ा दिया है मैंने? नहीं पढ़ाया तो नहीं है, इंशाल्लाह जब पढ़ाएंगे तो समझ भी आ जाएगा, बट अभी ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। कहते हैं कि सर आपके पास ये ले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। अभी तक कितने चैप्टर हम कर चुके हैं? 1, 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 4 से ऑनवर्ड यहां से बात करने लगा हूं आपसे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम 5 हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा जी, अगर एक बंदा कारोबार कर रहा है तो क्या कहेंगे? क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहे हैं, उससे आने वाली इनकम उसकी क्या होती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर एक बंदे ने घर लिया हुआ है और आगे घर किराए पे दे दिया तो प्रॉपर्टी से रेंट कमा रहा होगा वो, ये गिनते जाएं, एक बिजनेस की इनकम होगी। अच्छा, दूसरी, अगर किसी बंदे ने घर किराए पे लेके आगे दे दिया किसी को रहने के लिए, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही होगी उसकी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है, आप लोग की बात, आप लोग के लेवल पे बात करते हैं। 2 तरह की इनकम होगी। कभी आपने सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स होते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है? तो अगर किसी बंदे ने शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के और उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अगर वो वहां से पैसा कमा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, या कैपिटल गेन बोल लें आप। ठीक है, कैपिटल गेन बोले तो 3 तरह की इनकम, 3 सोर्स ऑफ इनकम होगी ना, डिफरेंट इनकम्स बता रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई बंदा सैलरी पे काम कर सकता है? मतलब कहीं पे सैलरीड हो सकता है, जॉब कर रहा हो? यार बहुत से लोग जॉब करते हैं ऑफिस में, तो उनकी आने वाली जो इनकम है वो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। 4 स्ट्रीम्स होगी, 4 स्ट्रीम्स। क्या दुनिया में सिर्फ यही 4 स्ट्रीम्स है? कुछ और भी हो सकता है। तो जो भी कुछ इसके अलावा होगा वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? ये 5 तरीके की इनकम हो सकती है, 5 तरीके की। एक बिजनेस से कमाई जाएगी, एक सैलरी से कमाई जाएगी, एक अगर घर किराए पे दिया हुआ वहां से कमाई जाएगी, एक अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की भी वहां से कमाई जाएगी, और इसके अलावा जो भी बचती हैं, जितना भी कचरा है वो उठा के कहां डाल दें आप? इनकम फ्रॉम। ये है 5 सोर्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स। बात समझ आइए? इनकम टैक्स जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं 5 सोर्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात, कुछ जहन खुल रहे कि अब ये ARTT से जो आने वाली इनकम है वो क्या है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है।
मैं जाता हूं फर्म में, केपीएमजी में जॉब करता हूं, मेरी इनकम फ्रॉम, अगर मैंने कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वहां से आने वाली इनकम, अगर मेरे पास कोई दुकान है और मैंने किराए पे दी है वो इनकम फ्रॉम, और सपोज कर लें कोई और इनकम ऐसी जो किसी और हेड के अंदर नहीं जा रही, किसी और चैप्टर में फॉल नहीं कर रही, वो मेरे लिए क्या होगी? कुछ बात आ रही समझ? तो ये 5 इनकम्स हैं जिसकी बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा इनकम टैक्स स्टैंड करता है। अच्छा जी, दूसरी चीज, फिर कुछ सर ये मजीद चैप्टर्स हैं जिनकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। क्या इनकम सिर्फ पाकिस्तान से जनरेट होती है, पाकिस्तान के बाहर से भी? फॉरेन सोर्स इनकम, मेरी बात समझ आ रही है? कोई बंदा अगर सऊदीया में जाके कारोबार कर रहा है, कहीं और जाके ओमान, कतर, कहीं भी जाके काम कर रहा है, तो वहां से आने वाली उसकी इनकम पाकिस्तान की होगी, बाहर की होगी? बाहर की होगी। तो उसके लिए भी कोई ना कोई टैक्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए ना सर, वो हमने रखा हुआ है चैप्टर नंबर 13 में। कुछ आई बात समझ? आप में से 4 लोग उठते हैं, 4 लोग उठ के कहते हैं कि यार हम एक ऐसी पार्टनरशिप बनाते हैं, 25 तुम्हारा, 25 उसका, 25 उसका, 25 उसका, या कोई भी और रेशो रख लेते हैं, हम एक पार्टनरशिप बनाते हैं, हम मिलके काम करते हैं, और अल्टीमेटली होगा क्या, जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे वो आपस में बांट लेंगे। क्या ये भी काम करने का तरीका हो सकता है? हो सकता है। तो यहां से जो आने वाली इनकम है वो कहां पे? टैक्सेशन ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कुछ लोग उठे और उन्होंने मिलकर कारोबार बनाया और अपनी प्रॉफिट की शेयरिंग कर ली आपस में, तो यहां पे आने वाली उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो चैप्टर नंबर 12 में हो जाएगी। कुछ बात समझ आई है? और हुकूमत जो है ना, आपको कुछ अच्छे काम करने के ऊपर शाबाशियां भी देती है, टैक्स की माफी भी देती है। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है? आपने अगर डोनेशन दे दी है तो आपने अच्छा काम किया ना, तो आप अब जब अपनी जेब से डोनेशन देंगे तो आपका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, आपको शाबाशी मिलेगी, शाबाशी इन दी फॉर्म ऑफ कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई है। समझ आती है ना लायबिलिटी? समझ आती है ना सर? लायबिलिटी आपको आती है ना? क्या होता है? ऑब्लिगेशन होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होता है, और इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना होता है। याद है ये डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई थी? बिल्कुल याद है। अच्छा चलें, सबको पता है ना? तो आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। कम होने का मतलब मुझे शाबाशी मिली है ना यार, मैंने 100 रुपए देना था, आपने बोला नहीं यार तुम 80 रुपए दे दो, 20 रुपए का आपको राहत दी। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो काम है, वो हम कहां पे डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 11 में। आपको किसी ना किसी किस्म का फायदा दिया जाएगा तो वो यहां डिस्कस करेंगे। यहां पे आते हुए, यहां तक आते हुए आप लोगों के इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर हो जाता है। अपने पास लिखें ग्रिड बी, और उसके आगे लिखें चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 13, और आगे ये भी लिख लें कि इनकम टैक्स न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल पोर्शन। ग्रिड बी विच कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मली 50 to 60 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 13, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे इसके अंदर। सर रट्टा मारना इनका, बेटा बात करते हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह। अच्छा जी, सब साथ हैं? सब साथ हैं यार। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये नहीं समझिएगा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और पढ़ाई जा रहा हूँ, बताई जा रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा चिल पर्सन हूँ यहाँ पे, आप टेंशन नहीं लें। जो मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे, तो आप लोग परेशान नहीं होएगा, ठीक है? इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब आते हैं किसके ऊपर? ग्रेड सी के ऊपर। पूगी टीचर, अच्छा जी चलें। तो सर अब मैंने क्या बोला था? ग्रिड बी एंड ग्रिड सी, ये 2 ग्रिड्स किसकी होंगी? इनकम टैक्स की, ऐसा। और पहला जो बी ग्रिड आपको बताई है, ग्रिड बी, वो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स की थी, और अब जो ग्रिड सी है वो इनकम टैक्स के, वेलकम, वो है यहां पे कुछ थ्योरी का पार्ट होगा, कुछ केस स्टडी का पार्ट होगा। कोई बात समझ आ रही है? सर ग्रिड सी अपने पास हेडिंग में
ग्रेड सी की हेडिंग दें, आगे मार्क्स लिखें 10 to 15, और इसमें जो चैप्टर हैं वो कौन से हैं? चैप्टर नंबर 15, 16 एंड 14, 15 एंड 16। सज्जाद तुम्हारी शक्ल देखे मैं भूल गया नंबर। अच्छा चलें, 14, 15 एंड 16, ये 3 चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे तो आपके 10 से 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ये वो ग्रिड का पोर्शन था जो आई कैप ने इस बार अपनी स्कीम चेंज की तो नया इंट्रोड्यूस करवाया। अब इससे होगा क्या यार, जब ये 3 चैप्टर्स पता है 15 नंबर का पेपर आना है तो आप करेंगे ना इसको, आप इंपॉर्टेंस देंगे ना इसको, बजाय कि आप 10 चैप्टर्स करने के बाद 50 नंबर ले रहे हो, आप 3 करके 15 नंबर ले लेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात आ रही समझ? लिख लिया अपने पास सबने? बेटा आपने भी लिख लिया? लिख लिया बेटा। ग्रेड सी मार्क्स हैं 10 to 15, चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16। इसमें होगा क्या, आपके पास केस स्टडी की टेस्टिंग होगी। और ग्रेड बी में क्या था? और ग्रेड बी में क्या था? न्यूमेरिकल्स। कुछ समझ आया? जिसमें से मशहूर जमाना दो तरह के न्यूमेरिकल्स या 3 तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। एक इनकम फ्रॉम सैलरी का न्यूमेरिकल बड़ा, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल बनेगा बड़ा, जो आएगा ही आएगा। 18 नंबर का न्यूमेरिकल है, आएगा बिल्कुल, इन एनी केस आएगा। सैलरी का आएगा, 10 नंबर का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, और बड़ा न्यूमेरिकल 18 का भी आ सकता है। 2 सवाल कितने हो गए कवर? 36 नंबर हो गए। पीछे क्या बचा? और रेंज कितनी थी उस ग्रेड की? 60 की मैक्सिमम थी। चलें एवरेज कर लें आप, 55 कह दें, ठीक है। तकरीबन 15 से 20 नंबर बचे हुए। वो बाकी जो आपका एओपी चैप्टर है या आपका जो कैपिटल गेन का चैप्टर है या प्रॉपर्टी का चैप्टर है, वहां से आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे 8 नंबर के, 8 नंबर के। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? पार्ट ए पार्ट बी। तो सिलेबस बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। ये सबसे आसान सब्जेक्ट है इस पूरे कैफ का, और इवन फाइनल्स का भी। फाइनल्स के लेवल पे भी टैक्स ही सबसे आसान है। ऐसा है, यहां पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। ये उससे सवाल है मेरा। जी ऑनलाइन वाले हजरात, यस यू आर इन सेफ हैंड्स, टेंशन नहीं लें। जो जितने भी यहां पे पैसे दे गए ना, एक एक चवानी का हिसाब उसको दिया जाएगा। अच्छा जी, चलें जी। तो सर इसमें हमारे पास चैप्टर्स कौन से हैं जी? 14, 15 एंड 16। रिटर्न्स, असेसमेंट्स एंड अपील। अच्छा, ये रिटर्न क्या होता है और ये क्या होती हैं बातें, आज हम बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। अपना ये सिलेबस अगर एक बार मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं, इसके बाद बात करता हूं। एक बात बताएं कि टैक्स जब देना है गवर्नमेंट को, पहले तो बताएं देना क्यों है? पहले तो बताएं देना क्यों है? वाई टैक्स? सोशल, क्या कुछ बोला है आपने? अच्छा, और कोई वजह बता दें, आप बता दें बेटा कोई वजह, टैक्स क्यों देना पड़ता है हमें? बेहतरीन नीड्स है हमारे, हम लोगों की, हमारे मुल्क की। आप बताएं यार। अच्छा आप बताएं यार, आप क्यों देना है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करने, आप बताएं हसन फरकान क्यों देना टैक्स? अच्छा डिफेंस सिस्टम। यार देखें मुझे, अच्छा मेरे साथ हुआ ये कि एक बार जो है ना वॉक कर रहा था और स्नैचिंग होगी मुझसे, और थोड़ी ही देर बाद मैंने किसी का फ़ोन लेके 15 पे कॉल की, और 15 पे कॉल करने के बाद जो है ना मेरे पास आगे थोड़ी सी देर बाद एक मोबाइल आई है पुलिस की, और उन्होंने आके कुछ से नोटिंग वगैरह की है और कैमरा वगैरह देखे, इधर उधर सब कुछ मुझसे सारा पूछा, और वो चले गए। वो आए हैं तो उनकी गाड़ी में तेल नहीं डला ना। उन्होंने अगर कोई काम किया है तो उसके पैसे नहीं होंगे, उनकी तनख्वाह नहीं होगी, उन्होंने अपने बच्चों का पेट नहीं पालना। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब उनके कुछ अखराजात हैं ना, लेकिन आपने कुछ दिया उनको नहीं। वो किसने दिया? किसने फंड किया उनको? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट को किसने फंड किया? ये जो पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह बर्बाद हुआ है, ये किसने बनाया? गवर्नमेंट आपके घर पैसे लेने आई थी कि पुल बना रहे पैसे दो? नहीं, लेकिन उसने कहां से कलेक्ट किया? आपके टैक्स से। कुछ बात समझ आइए कि क्यों आप लोगों ने टैक्स देना है? ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, क्या ख्याल है? ये जो मिसाइल चले हैं, राफेल जो गिराए थे, तो ये पैसा खर्च नहीं हुआ इसके ऊपर? सही जगह इन्वेस्ट हो गया, आपका टैक्स सही हाथों में है, इसका मतलब जना आसिम मुनीर जिंदाबाद। तो बात ये है कि यार वो जो काम किया, सारा जो मार्का हुआ है उसके ऊपर खर्चा नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर तो नहीं आए थे टैक्स वाले कि यार पैसे दो जंग करने जाना है।
इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है मुल्क के अंदर कि जिससे गवर्नमेंट को हम फंड करते हैं और गवर्नमेंट उस पैसे को फिर अल्टीमेटली अवाम के ऊपर लगाती है। यार बेसिक समझ आ गया आप लोगों को टैक्स का? अच्छा, अब वो गवर्नमेंट किस किस तरीके से पैसा जो है ना कलेक्ट करती है। एक इनकम टैक्स की मद में आप कारोबार करते हैं, टैक्स देते हैं, आपके घर में जो सैलरी आती है वालिद साहब की टैक्स कट के आती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप वहां से पैसा आप वापस निकालते हैं तो क्या टैक्स कटता है उसके ऊपर? क्या प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं? गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं सेल्स टैक्स के ऊपर आ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके ऊपर भी आता हूं मैं थोड़ी देर बाद। यार मुझे बताएं, जब आपने कोई भी चीज परचेज की हो, खाने पीने की कोई भी चीज, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा उसको पलट के देखें तो वहां पे सेल्स टैक्स लिखा होता है। वो सेल्स टैक्स आपसे कवर किया जा रहा है ना, आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि दो तरह के सोर्सेज तो आपको पता चल गए। एक कौन सा? इनकम टैक्स, और दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि जो बंदा जितना कमाएगा उसके ऊपर उतना टैक्स देगा, जो बंदा जितना कमाएगा उसके ऊपर उतना टैक्स देगा, तो क्या ये आपको लग नहीं रहा कि कोई डायरेक्ट टैक्सेशन है? कि यार जैसे मैंने बिजनेस किया, मैंने 10 करोड़ कमा लिया तो 10 करोड़ के ऊपर टैक्स दूंगा ना। मैंने 10 प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई हैं, 10 प्रॉपर्टीज आने वाला पैसा तो मैं उसके ऊपर टैक्स दूंगा ना। मैंने ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ज्यादा मेरी एप्रिसिएशन हुई वैल्यू की। कोई बातें समझ आ रही हैं? हवाई बातें तो नहीं कर रहा मैं। यार आप लोगों ने पीआरसी पास किया हुआ है ना सबने? अच्छा, सही है ना? तो जो मेरे शेयर की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसके ऊपर टैक्स तो दूंगा ना। अच्छा, ये सारे तो वो हैं जो मैं खुद दे रहा हूं, इसलिए मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं? डायरेक्ट टैक्स। यार एक बात बताएं, ये जो आप मसाले वगैरह खरीदते हैं नेशनल के या जो भी और चीजें आप परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो आप सेल्स टैक्स पे करते हैं, ये तो आप चीज की कंजम्पशन के ऊपर देते हैं। यार मैंने पानी की बोतल खरीदी है और मैंने खरीदी तो मैं टैक्स दूंगा ना, मैंने इस्तेमाल कर ली है। लेकिन ये वाला जो टैक्स है जो पानी की बोतल के ऊपर, मैं एफबीआर को डायरेक्ट जाके सबमिट नहीं करवा रहा। ये मुझसे कौन कलेक्ट कर रहा है? वो जो शॉपकीपर, वो जो रिटेलर है, वो मुझसे कलेक्ट कर रहा है। कुछ बात समझाइए? वो मुझसे कलेक्ट कर रहा है। मतलब मैं डायरेक्ट जाके एफबीआर को, आप सब लोगों ने टैक्स दिया हुआ है। आप लोग होटल्स में जाते हैं, टैक्स देते हैं। सर सर्विसेज, होटल्स का जो टैक्स है वो सर्विसेज में आता है, तो आप लोग खाना खा के टैक्स देते हैं ना? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लेकिन एफबीआर को जाके नहीं देते। आप किसको देते हैं? आप उस होटल वाले को, या इनकेस अगर आपने कोई चीज परचेज की उस रिटेलर को। कुछ बात आई समझ? तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जा मुझसे रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं जा रहा, इनडायरेक्टली जा रहा है। कुछ बात समझाइए? तो ये दो तरह के टैक्सेस हैं जो जहां से गवर्नमेंट जो है पैसा कलेक्ट करती है। ये दो तरह के आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी होते हैं। कौन कौन से? कोई नाम आते हैं? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लेकिन ये आप लोग के सिलेबस का पार्ट। कस्टम ड्यूटी तो फाइनल्स का भी पार्ट नहीं है, फाइनल्स में सिर्फ एफईडी है। कुछ बात समझाइए? बट अगर आप ये दो टैक्स कर लें तो वो तो कुछ भी नहीं है। एफईडी इज एज इक्वल टू सेल्स टैक्स, वो रिजेंबलेंस है उसकी, तो कोई नई चीज नहीं है उसमें। बट पॉइंट टू से कि यार आप लोग के सिलेबस में कौन कौन से दो टैक्सेस हैं? एक इनकम टैक्स है और दूसरा, ग्रिड्स कितनी है? 3, 4 ग्रिड्स हैं, जिसमें से एक ग्रिड हमारी नॉर्मल है, जो बेसिक है, जो कि अंडरस्टैंडिंग देती है। फिर 2 ग्रिड्स कौन सी हैं? इनकम टैक्स की। उसमें से एक कौन सी है और दूसरी कौन सी है? और अब बात कर लेते हैं एक हम ग्रिड डी की। हेडिंग देंगे अपने पास, ग्रिड डी। मार्क्स की रेंज है 20 to 30। चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 17, 18 एंड 19। क्या ख्याल है जलाल? वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर? मैं सही पूछ रहा हूं, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर? वन ऑफ द इजीएस्ट जी? सबसे आसान चैप्टर ये सामने है यार, आप लोगों ने लिख लिया। ग्रिड डी, मार्क्स की रेंज कहां से कहां तक? 20 to 30, चैप्टर नंबर 17, 18 और 19। अब हम क्या कवर करने लगे यहां पे? सेल्स टैक्स को, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स क्यों लेना है, कुछ समझ आ गया? टैक्स देने की रीजन क्या है, समझ आ गया? कुछ समझ आने लगा है कि क्या होता है टैक्स, किस तरह से इसका फ्लो चलता है? बातें तो मजीद हम करेंगे सर। चैप्टर नंबर 17, 18 और 19।
अच्छा, ऑनलाइन वाले हज़रात आप सब लोगों के सवाल लेते हैं। फ्रिया बेटा फाइनल भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं ना सर। टैक्स तो हमारे साथ जुल्म करता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है बेटा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए बिल्कुल सही है। सर हुकूमत हमारे पैसे खाती है, मेरी भी खाती है। सर एक पप्पी दे दो, ला हौला वाला कुव्वता। यार ऐसी बातें नहीं किया करो, अनसेंसर्ड बातें। अच्छा जी सर, वाई वी आर स्टडीइंग टैक्स, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा जी सर, पेपर बहुत अच्छा हुआ, इजी पेपर आया था। पेपर जब हाथ में आया इतनी खुशी हुई कि आपसे पढ़ा मैंने। अच्छा, ऐसा पेपर तो लेफ्ट फुट से सॉल्व कर दूं मैं। नहीं बेटा, हाथ से ही करना था, ये ना हो गए। मैं आपकी फैन बन गई हूँ। अच्छा बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ठीक है, सही है। सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम जब जान जाओगे ना। अच्छा जी सर, आप अपना इंट्रो दें। इंट्रो एंड में देंगे यार, हम काम की बात पहले करते हैं और बाकी बातें बाद में। अच्छा जी चलें सर, वापस काम की बात पे आ जाएं प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जरूरत नहीं है यार, सब जानते हैं, छोड़ो ना, बस बस छोड़ो। आ जाए सर, बात 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 बढ़ाते हैं, बात बढ़ाते हैं। बेटा सिनेरियो ये है कि 4 ग्रिड्स होगी आपके पास, ग्रिड ए, ग्रिड बी, ग्रिड सी एंड ग्रिड डी। यार ये 3 चैप्टर्स के ऊपर एक ग्रिड है जिसके मार्क्स कितने लिखवाए मैंने अभी? 22, 30। और पास ट्रेंड आईकेप का ये है कि नॉर्मली 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है इसमें से। मेरी बात समझ आ रही है? तो यार जिस बंदे ने 3 चैप्टर्स किए हुए हों, जिस बंदे ने 3 चैप्टर्स किए हुए हों, वो कितने मार्क्स सर्व कर लेगा? सेफली 25-30 नंबर। अच्छा, फिर जिस बंदे ने शुरू वाले पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कवर किए हुए हो, 3 चैप्टर, कितने मार्क्स? 5 से 10, 7-8 नंबर। यहां से आप कह लें तकरीबन आप 35 मार्क्स आप कवर कर चुके हैं। फिर जिस बंदे ने ग्रिड सी के 3 चैप्टर्स कवर किए हुए हो, वो कितने मार्क्स? 10 to 15। आप 10 नंबर वहां से भी ले लें तो 45 हो गए। कितने चैप्टर्स करने पे? 3 और 3 6 और 3 9। ये 9 चैप्टर्स करने के ऊपर आपके 45 मार्क्स कवर्ड हैं। मेरी कोई बात समझ आई है? अब जो रिमेनिंग पोर्शन जो बीच का बचा इनकम टैक्स का, बहुत आसान पोर्शन है, देखने में लेंथी लगेगा आपको यार इतने सारे चैप्टर्स, बट वन ऑफ द इजीएस्ट। उसमें कहां कहां से आना है पेपर मैंने बता दिया है। एक आना है इनकम फ्रॉम सैलरी में से, एक आना है इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, अलॉन्ग विद अदर चैप्टर्स, क्योंकि वहां से मिक्स करके पूछता है। तो करवाना मेरा काम है, आप लोग का काम क्या है? मेरे ऊपर ट्रस्ट करना। तो ट्रस्ट तो कर लेंगे, मेरा ख्याल है ट्रस्ट तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, बहुत स्मूथली निकालेंगे, टाइमली हम कवर भी करेंगे सारी चीजों को। हम सीधा हो जाऊं? अच्छा चलें। तो सर अब मेरी बात सुनिएगा, 3 चैप्टर्स की बेसिस पे अगर हम 30 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें यही 3 चैप्टर्स कर लेने चाहिए? यार ये जो आपके सामने 3 चैप्टर्स हैं 17, 18 एंड 19, अगर हम 3 चैप्टर्स की बेसिस पे 30 नंबर कवर कर लेंगे और फिर पूरा सेशन रिवाइज करते रहेंगे इनको 30 नंबर सेफ। तो इस बार मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि सबसे पहले मैं ग्रेड डी पढ़ाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने इनकम टैक्स पहले पढ़ाया था और सेल्स टैक्स जैसे नॉर्मली चैप्टर का सीक्वल आया वैसे पढ़ा दिया, बट अब मैं सेल्स टैक्स पहले इसलिए पढ़ाऊंगा कि यार ये 3 चैप्टर्स करने के बाद आप लोग आजाद हो जाएं इन 30 नंबरों से। कुछ बात समझ आइए? आप उसके बाद तैयारी करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसके पास पेपर्स करते रहें। आप मेरी बात आ रही है समझ? जी ऑनलाइन वाले हज़रात, अगर मैं ये 3 चैप्टर्स पहले पढ़ाता हूं, हमारे रिजल्ट आने से पहले पहले कवर करवा देता हूं, तो आप लोग सेफ हैंड्स में होंगे। आपको पता होगा कि हाँ यार हमारे 30 नंबर कवर हो चुके हैं। ट्रस्ट तो उस पर भी किया था, ठीक है उमर मैडम, मैंने खट्टी टॉफी खाई है यार, ये इनको मैं दे देता हूँ, ऐसी लेवरेज दे देता हूँ अपने लेक्चर में, कोई मसला नहीं है। मैं खुद भी जेन जी वाला टीचर हूँ, ठीक है। तो आ जाए सर आगे। व्हाई पीपल फेल, क्या ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? अभी तक की डिस्कशन की बेसिस पे आप लोग क्या समझ पाए हैं? बोथ। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो, सर ये केस स्टडी थ्योरी और प्योर क्लेमिंग वाली थ्योरी उसको हम एक साइड पे कर देते हैं और न्यूमेरिकल को एक साइड पे कर देते हैं। तो असल में ये मिक्सचर है दोनों का, तो ना ये न्यूमेरिकल है ना ये प्योर थ्योरी है। अब जो बंदा सिर्फ थ्योरी करके जाएगा वो पेपर में, और जो बंदा सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाएगा वो भी पेपर में। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है, हमें दोनों को साथ लेके चलना है। कुछ समझ आई मेरी बात? इसके ऊपर एक वीडियो थी मेरी लास्ट सेशन में, व्हाट टू क्रैम एंड व्हाट टू
अंडरस्टैंड। ये एक वीडियो थी, इसका मैं लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा, वो भी आप देख लेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किन किन चैप्टर्स को क्रैम करेंगे और किन किन चैप्टर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे और किन का हम न्यूमेरिकल हिसाब किताब देखेंगे। कुछ समझ आया? तो भाई पहली तो बात है कि लैक ऑफ प्रॉपर क्रैमिंग। यार जो क्रैमिंग वाले चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 3, उनको तो क्रैम करें आप। अच्छा, और सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच। अगर कोई बंदा एक ग्रिड पूरी की पूरी छोड़ देता है, क्या ख्याल है, अक्लमंद है वो? नहीं, अक्लमंदी की निशानी ये नहीं होती। हाँ, आपको करना चाहिए, कुछ एक आध टॉपिक बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते थे बच्चे, चैप्टर नंबर 14 15 और 16 छोड़ के जाते थे। ये जो मैंने आपको पहले बताए हैं चैप्टर 14 15 16, ये बच्चे छोड़ के इसलिए जाते थे क्योंकि ये लेंथी थे और पेपर 8 से 10 नंबर का आना था। अब उसने इसकी ग्रिड ही सेपरेट कर दी है। ग्रिड सेपरेट करने से होगा क्या, अब तो पेपर आएगा ही आएगा। अब छोड़ के जाओगे तो 15 नंबर पेपर के नहीं मिलने वाले, 85 नंबर मिलेंगे। और 85 में से आपको कितना आता है वो फिर आप देख लें, उसमें से आईकेप को कितना समझ आता है फिर वो भी आप देख लें, फिर पास कितना होना है और क्या नहीं होना ये भी आप। कितने वाला पास होता है? 50 वाला। ऐसा ही है, ऐसा ही है, 50 वाला पास होता है। और ये जो बैठे हुए हैं पीछे, ये पुराने सेशन वाले, क्या ख्याल है, पास? अजलाल क्या ख्याल है, जासिम सजाद सब पास? चलो सेट है जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, बेटा सारा मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लें। बेटा ग्रिड डी सबसे पहले करवाऊंगा आपसे। बेटा चैप्टर नंबर 17 18 एंड 19 में सबसे पहले करवाऊंगा। रीजन बीइंग कि ये 3 चैप्टर्स, इसके मार्क्स कितने हैं? 20 से 30, सेफर साइड पे 25 मार्क्स की टेस्टिंग हो सकती है, और पास टेंड ये कि 30 नंबर की होती है। ठीक है, पास टेंड यही है। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? यार 7, मतलब ठीक है चलो। अच्छा जी सर, आपकी बुक क्या स्टडी मटेरियल उस पर बात कर रहे हैं ना बेटा? यार आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है तो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट से बेहतर ये है कि आप उन नोट्स को रेफर करें जो मैंने बनाए। उसकी रीजन क्या है, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में लंबी बहुत हुई है, हर जगह पे उसने आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इसकी ये आपको जरूरत नहीं है। वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको जब लेक्चर में दे दूंगा तो उसकी फिर जरूरत रहती नहीं है। कुछ समझ आई बात? लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिलेबस की कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर होगी, तो वो तो हम ड्यूरिंग दिस सेशन कोई भी बच्चा उठ के देख लेगा, सर आपने ये चीज आईकैप स्टडी टेक्स्ट से नहीं पढ़ाई। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरे जो नोट्स होंगे उसमें सब कुछ कवर होगा। एक बात बताएं, आप लोग पीडीएफ वाले नोट से ज्यादा कंफर्टेबल हैं या बुक से? बुक होने से, फिजिकल हार्ड फॉर्म में बुक होने से? तो इंशाल्लाह हमारी किताब भी इस बार आ रही है, ठीक है ना सर? तो अभी स्टार्टिंग तो हम ऑब्वियसली नोट से लेंगे, क्योंकि किताब के ऊपर काम हो रहा है। चैप्टर 17 18 19 के आपको नोट्स में दे दूंगा, फिर जैसे ही बुक आएगी तो ये सब कुछ उसके अंदर भी होगा। कुछ समझ आई मेरी बात? कुछ समझ आइए? तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, रेफरेंस बुक वही यूज करनी है जो मैं बोल दूंगा। हाँ, फॉर कंप्लीशन पर्पस हम आईकैप की स्टडी टेक्स्ट को जरूर रेफर कर लेंगे। 2 चीज। तीसरी चीज क्या है कि आपने क्रैमिंग करनी है, जहां जहां पे बताऊंगा। पूरी किताब को रटा नहीं लगाना, क्रैमिंग सिर्फ रेलेवेंट हेड्स की, रेलेवेंट पार्ट्स की होगी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की होगी, मैं बताऊंगा वो कर लें बस काफी है, ठीक है? और जो बताऊंगा उसमें से एक चीज ये कि चैप्टर 1 2 3 आप अभी से उसको क्रैम करना स्टार्ट कर देगा जब हम पढ़ेंगे। ऑब्वियसली वो तो करने ही करने हैं इन एनी केस। तो सर लैक ऑफ सफिशिएंट पास पेपर प्रैक्टिस। इस बैच में, लास्ट जो बैच था मेरा, उसमें मैंने कितनी अटेम्प्ट्स के पास पेपर करवाए थे? कितनी अटेम्प्ट्स के? अटेम्प्ट्स 10 थी, विच मींस के 5 साल के, विच मींस के 5 साल के पास पेपर्स मैंने करवाए थे 10 अटेम्प्ट्स के, और ये सफिशिएंट होते हैं आपके पेपर में अपेयर होने के लिए। मैं 1999 वाले, 2001 वाले, मेरी पैदाइश से पहले वाले पास पेपर नहीं करवाऊंगा, 2010 वाले भी नहीं करवाऊंगा, 15 वाले भी नहीं करवाऊंगा। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप पिछले 10 अटेम्प्ट्स को अच्छे से कर लें, उसके बाद आप आईकैप का जो लेटेस्ट पेपर है वो अटेम्प्ट करें, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस किस हद तक है। पिछले 5 साल के पास पेपर्स, विच मींस के पिछले 10 अटेम्प्ट्स और एक अटेम्प्ट में तकरीबन 8 से 9 सवाल, विच मींस के 100 सवालों की प्रैक्टिस होना मोर देन सफिशिएंट होता है। और सिर्फ ये नहीं, इसके बाद जो हमारे मॉक्स होंगे उसमें तो ऑब्वियसली नए सवाल होंगे ना, तो हर मॉक में जो आपके 4 से 5 सवाल हैं वो भी नए, तो आपके पास एक सेट बन जाएगा तकरीबन 150 क्वेश्चंस का, मिड टर्म मिला के, फाइनल टर्म मिला के। इस बार तुम्हारे फाइनल में भी 2 मॉक्स हुए थे, ठीक है, मॉक 1 और मॉक 2। तो ओवरऑल आपके पास जो प्रैक्टिस का मटेरियल होगा वो सफिशिएंट होगा। बहुत ज्यादा पीछे जाके हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। 5 साल विच मींस के 10 अटेम्प्ट्स इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने अपने फाइनल्स के सारे पेपर 5-5 साल के अटेम्प्ट्स करके उसके बाद अपेयर हुआ, सब पास।
तो इतने पुराने सवालात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बात जहन में रख लेगा आप लोग, चाहे कोई और भी बुक अगर रेफर करें आप। पास पेपर का रिजल्ट देख लेते हैं, क्या बता रहा है रिजल्ट, स्क्रीन पे आ रहा है सर, रिजल्ट आ रहा है स्क्रीन पे? चलें जी, सब मार्च 23 में कितना 29%, 43%, 43 बहुत अच्छी परसेंटेज है, 35% ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज है, और 33% ये भी अच्छी, 30 से ऊपर जितने में वो अच्छी परसेंटेज है। मेरी बात समझ आ रही है? सितंबर 2024 तक कितनी है 33%, और इसके बाद जो है आपकी मार्च 25 में लास्ट अटेम्प्ट से पहले वाली जो अटेम्प्ट है उसमें 35 हो गई थी, स्लाइडली इंप्रूव हो गया था। तो ये रिजल्ट अच्छा है, ये 20% वाला रिजल्ट नहीं है, ये कोई 25% वाला रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट अच्छा है। विच मीन्स 100 बंदा अगर अपेयर हो रहा है तो उसमें से कितने पास हो रहे हैं, 30 से 35 पास हो रहे हैं, और 43 भी हुए हैं। पेपर आसान आता है, लेक्चर सुना हो। अच्छा, कुछ बच्चों के ऐसे भी मुझे रिव्यूज आए थे कि सर आपकी सारी बातें ना जहन में घूम रही थी जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, और ये बात ऐसे ही होगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि आईकेएप ने क्या क्या पूछना है, सब कुछ उनके जहनों में घोल घोल के डाल दो। ठीक है, वो क्या आते हैं फ्लैशबैक्स, हाँ फ्लैशबैक्स आ जाएंगे, फिर उनको पेपर में भी फ्लैशबैक्स आएंगे कि यार हाँ ये सर ने बात की थी तो यही टेस्ट हुई भी है। कुछ बात समझ आई? पेपर आसान है, घबराना नहीं है, बट यहां पे एग्जामिनर ने बोला क्या है, गलतियां कुछ बताई हुई है यार। रीड करता हूं, अगर आप लोगों को नजर नहीं भी आ रहा तो चलें मैं जरा जूम इन कर देता हूं। सर ये द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज इंप्रूव्ड कंपेयर टू द स्प्रिंग 23। अच्छा, however a downside of the result is that examiner did not concentrate on the questions requirement। सवाल गंदुम और जवाब, तो कहता है लीडिंग टू अ वेस्ट ऑफ टाइम इन प्रोड्यूसिंग मटेरियल दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। हमें सब आता है, हम बाप है, हमसे पूछ लो, ऐसे नहीं करना, जो पूछा है वही बताना है। कभी कभी आपको लगेगा यार ये 7 से 8 नंबर की रिक्वायरमेंट आ गई है और आंसर तो बहुत ही कुछ छोटा सा मिनिमम सा बन रहा है, हाँ तो ठीक है, अपनी गट फीलिंग पे यकीन करें और आप सही हैं। अच्छा, इसके बाद फर्दर मैनी एग्जामिनर्स ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ब यूज इन द रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब जब वो आगे बता रहा है, कह रहा है कि हमने बोला है कि आप डिस्कस करें, और डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कंक्लूजन निकालना है ना उसके रीजन भी देंगे बिहाइंड उसके। मतलब मैंने अगर देखें, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, जब फर्म में जाएंगे तो आप क्या ऑडिट करेंगे ना, आप ऑडिट करेंगे तो आपने एक कंक्लूजन देना है कंपनी के बारे में कि यार हाँ इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो ट्रू एंड फेयर है, बिल्कुल फेयरली प्रेजेंट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या सिर्फ ये लिख के देने के पैसे देती है कंपनी आपको? ये लिख के देने के पैसे तो नहीं देती, आपने इसके बिहाइंड अपना काम किया होता है, बहुत सारी वर्किंग्स की भी होती हैं, विच मीन्स के योर कंक्लूजन बैक्ड बाय योर वर्किंग्स। कहते हैं कि जब तुम यहां पे कंक्लूजन देते हो ना तो कंक्लूजन के साथ अपनी बेसिस ऑफ कंक्लूजन भी दिया करो कि किस बेसिस पे तुमने ये जवाब लिखा है। तो हम ये चीज ओवरलुक कर रहे थे और रिक्वायरमेंट को सही से समझा नहीं, तो ये काम हम नहीं करेंगे। ऐसा जो गलती हमें लोगों दूसरों से पता चल गई है, खुद तो नहीं करेंगे ना, खुद तो नहीं करेंगे ना वो गलती। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, कुछ नजर आ रहा है सर? बताएं, कुछ नजर आ रहा है? मेनली ड्यू टू सिलेक्टिव स्टडी एंड फेलियर टू अप्लाई द थ्योरेटिकल नॉलेज। सही है, तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को समझानी है और करवानी है ओवर द सेशन। अच्छा, अब ये है आपके पास मार्च 25 अटेम्प्ट, 34 हो गया, 1% बढ़ गया इसका। पेपर आसान है, इसका मतलब है पास करते हैं लोग ना। अब इस पूरी क्लास में से इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने पास होंगे? 30 बच्चे, 34 बच्चे, ऐसा 35 बच्चे। तो उन 35 में आप क्यों नहीं? कुछ समझ आ रही है बात? मतलब आप क्यों नहीं उन 35 में? जी बेटा, कोई जरूरी बात हो रही है? अच्छा चलें, अब ये देखें यार, एक बार कहते हैं कि एग्जामिनीज जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही पजल हुए हैं, उनको यही नहीं पता। और उनको जो देखिए चैप्टर नंबर 4 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, टोटल इनकम को कंप्यूट करने का और टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पूरे का पूरा इनकम टैक्स इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, वो सेकंड लाइन में क्या लिख रहा है कि बच्चों को यही कंप्यूट नहीं करना आ रहा। तो मेरा ख्याल है अगर हम बेसिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम फिर आगे ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। ऐसा अच्छा, ये तो बात हमने कर दी अपनी पास रिजल्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट है और रीजनेबल प्रैक्टिस करेंगे आप, जो मैंने बताया हुआ है वो कर लेंगे, काफ़ी रहेगा।
उसके बाद आप लोग की पैरेलल रिवीजन्स। पैरेलल रिवीजन क्या होती है? साथ साथ रिवीजन करना। यार ऐसा नहीं होगा कि मैं जब जुलाई में जाके सिलेबस सेंड करवा रहा हूं ना तब आप लेक्चर नंबर 1 से जाके रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपको मैंने अगर 4 चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं तो फिर आप उसके बाद उन चारों की रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, 5वें पे होंगे वो साथ साथ हम काम करेंगे। पूरे सीए में मैंने यही किया है, पूरे सीए में यही किया है कि भाई साथ साथ पैरेलल रिवीजन। देखें होता क्या है, दो तरह के बच्चे होंगे एंड पे। यार मैंने सर के साथ सारा कवर किया है, बस रिवाइज नहीं किया हुआ, पीछे 1 महीना रहता है, अब वो बंदा रिस्क पे है। और दूसरा बच्चा क्या होगा, यार आज सर का आखिरी लेक्चर था, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले से रिवीजन स्टार्ट कर दी थी तो आज मेरी रिवीजन भी हुई है, आज मेरे लेक्चर्स भी कंप्लीट है, अब मेरे पास सफिशिएंट टाइम है 1.5 महीने का 1 महीने का प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ पैरेलल रिवीजन्स करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर मैं डाल दूंगा, 1 मिनट रुकें जरा, कहाँ हैं गुड नोट्स मेरे? ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर आ जाएगी सारी बातें। सर सितंबर 25 कहाँ भेजिए हमारा प्लान, रिवीजन प्लान, ये लें जी, ये लें सर। ये क्या है? ये एक रिवीजन प्लान है जो मैंने बना के दिया था, ठीक है, हसन फरकान तमीज से। तो सर ये रिवीजन प्लान मैं खुद बना के दे दूंगा, आप इसको बस फॉलो कर लीजिएगा। एक चीज ये, अच्छा इसके अलावा हमारे पास क्या है जो आपको हेल्प करेगा? ये लें जी, ये क्या है आपके पास, कुछ समझ आ रही है? ये अटेम्प्ट का मैंने नाम दिया हुआ है, स्प्रिंग 25, फिर ऑटम 24, स्प्रिंग 24। हर अटेम्प्ट में कौन कौन सा सवाल है, कितने नंबर का आया, कि अब अगर किसी बच्चे ने इनकम फ्रॉम सैलरी कर ली है ना तो जाके उसकी प्रैक्टिस कर ले। ये एनालिसिस अपने सामने रखे, देखे किस किस पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है, जाके वहां से प्रैक्टिस कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है? तो हर चीज आप लोग के पास अवेलेबल होगी, किताब भी होगी, पास पेपर का एनालिसिस भी होगा, आप लोगों के पास रिवीजन प्लान भी होगा, मेरे दिए हुए सवालात भी होंगे। आप लोग का काम क्या होगा, बस मेरी बात को फॉलो करना। कुछ कॉन्फिडेंस आया है? ये पेपर आसान है, पास भी हो जाएगा, मजे मजे से पढ़ेंगे, क्लासेस भी हमारी आराम से चलेंगी, कोई मसला नहीं है। वीकली 6 और 5 जो मेरा दिल करे। चलो 5 ठीक है सर, 5 ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हज़रात, वर्षा बेटा मैं बताऊंगा खुद से आपको कि क्रैमिंग कहां कहां पे कर रही है, ठीक है? जी ऑनलाइन वाले हज़रात, सेल्स टैक्स कौन पढ़ाएगा? बेटा मैं खुद पढ़ाऊंगा, स्टार्ट वहीं से ले रहे हैं सेल्स टैक्स से। तो अभी तक मुझे रिवाइज करवा देगा कोई कि मैंने क्या क्या बातें की हैं? सर ग्रिड्स कितनी हैं? ग्रिड ए बी सी एंड डी। ग्रिड बी एंड सी किसके ऊपर है और डी किसके ऊपर है? हम पहले कौन सी करेंगे और क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें 25 से 30 नंबर की टेस्टिंग होगी। 3 चैप्टर्स करने के बाद 30% पेपर साइड पे, वाह क्या बात है। फिर जैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो पोस्ट रिजल्ट बैच के बच्चे जैसे ही हमारे साथ आएंगे तो हम उनको फिर इनकम टैक्स से स्टार्ट करवा देंगे। कुछ बात समझ आइए, कोई प्लानिंग समझ आइए? अब आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई पूछना चाहें तो सर पूछ लें। टाइम कब तक था हमारी क्लास का? 6 तक है, इसका मतलब है हम एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ सकते हैं। चलें जी, फिर कोई सवाल है आप लोगों का? किसी का कोई सवाल प्लीज? कोई सवाल? कॉन्फिडेंस आ गया, सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आ गया। सर कोई सवाल? नाम क्या आपका? आपका क्या है और आप दोनों बता दें। तलहा और आपका? अब्दुल्ला, सेम हो गया। आप बताएं बेटा, समझ आ गई चीजें सबको? सर एंड पे बेटा सही है। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हज़रात प्लीज सब साथ हैं? सर पेपर तो आप पास करवा देंगे, ये अजलाल से मेरे पैसे दिलवा दें। ये क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने सर, आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज होंगी ग्रुप में तो आप लोग ऐड होंगे जब रजिस्टर्ड वाले में। कौन कौन ऐड हो चुका है रजिस्टर्ड ग्रुप में? चलें बाकी सब भी ऐड हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रुप में जब आप लोग होंगे तो आप लोग की क्यूरीज को मैं खुद एड्रेस कर रहा हूँ। अच्छा इसके अलावा मेरे पास एक असिस्टेंट भी है, ठीक है, मोहम्मद अली उसका नाम है।
सर वो भी आप लोगों को असिस्ट करेगा। लास्ट अटेम्प्ट में उस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हुआ और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करेंगे उसका मेरिट भी आएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी क्वेरीज मेरा असिस्टेंट हेल्प आंसर करेगा, मैं खुद करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्वेरीज भी आंसर की जाएंगी, आपके मॉक्स भी चेक होंगे, मॉक्स दिए भी जाएंगे, और हमारे मॉक्स होंगे टॉपिकल। सैलरी पढ़ लिया तो फिर सैलरी का मॉक, बिजनेस पढ़ लिया तो बिजनेस का मॉक। मेरी बात समझ आ रही है? सेल्स टैक्स पढ़ लिया तो फिर उसका मॉक। इलस्ट्रेशन से हम चीजों को कवर कर रहे होंगे, समझा दूंगा, समझ लूंगा आपसे, उसके बाद फिर मॉक कंडक्ट करेंगे। कोई बात समझ आ रही है? अच्छा, मैंने बोला था कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है? सर जी डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स है। मुझे बताएं कि क्या कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं होनी चाहिए कि यार या इस टाइम से लेके या इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट तक का टैक्स हर साल आप सबमिट करवाया करेंगे? कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए ना। यार रेंडमली कभी भी कोई भी उठ के आगे बोल देगा यार वो टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, उस साल का दे दो, इस साल का दे दो। तो आप लोगों के लिए एक टाइमलाइन डिफाइन की गई टैक्स के अंदर। अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है कितने महीने का होता है, कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? 1 जुलाई से भी स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? 30 जून। इसके अलावा भी कोई होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, कहां एंड होता है? 31 दिसंबर पे एंड होता है। टैक्स में जो हमारे पास नॉर्मली पीरियड होगा वो कितने का होगा जी? 12 महीने का होगा। और वो स्टार्ट कहां से होगा? 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और वो एंड कहां पे होगा? 30 जून पे। मतलब ये एक साल है, एक टाइम पीरियड आपको दिया गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी आपने इनकम कमाई इसके ऊपर आप हमें क्या दे दो? टैक्स दे दो। अभी जैसे सितंबर आने वाला है, 30 सितंबर आने वाला है और यहां पे ये डेडलाइन भी है रिटर्न फाइल करने की। तो आप जिस बंदे ने 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक जितना भी कमाया होगा उसकी वो रिटर्न अब फाइल कर रहा होगा। कहीं पे आपने देखा रिटर्न्स के स्टेटस लगे हो कि आप हमसे रिटर्न बनवा लें ऐसा? तो असल में अब ये 3 महीने का टाइम दिया गया उस बंदे को कि 1 साल की जो तुम्हारी इनकम थी उसके ऊपर लायबिलिटी अपनी कंप्यूट करो, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल बनाओ और हमें दे दो, पैसे दे दो साथ में उसके। कुछ बात समझाइए। इसी तरह ये तो बात कर दी मैंने किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए। 1 साल का टाइम पीरियड किसके लिए बात कर दी मैंने? सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स में आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है। विच मीन्स कि अगर आप जनवरी में खड़े हुए हैं, विच मीन्स कि अगर आप जनवरी में हैं तो आपने फिर जनवरी की रिटर्न फेब में फाइल करनी होगी, फेब की रिटर्न मार्च में फाइल करनी होगी, मार्च की अप्रैल में करनी होगी। कुछ समझ आ रहा है? वहां पे मंथली हिसाब किताब है। सर ये लगता किसके ऊपर है सेल्स टैक्स? 1 मिनट मुझे देते हैं ताकि मैं यहां से ओपन कर लूं। सर मेरा वो सवाल था, बेटा सवाल रिपीट कर दें। अच्छा यार नॉर्मली क्लास टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए बताते हैं सब लोग? बताएं, शाम में या सुबह? सुबह। सुबह वाले कितने हैं और शाम वाले कितने हैं? अब ये नीचे सुबह वाले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले जरा आप भी बता दें यार मुझे। सुबह सुबह, शाम कर लें, 8 बजे कर लें, ठीक है। सुबह सुबह, अरे मॉर्निंग वाले बहुत ज्यादा हैं। चलें सर ठीक है ठीक है ठीक है, सुबह ही करते हैं इंशाल्लाह। ये तो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, पता है ना, टाइम टेबल आ जाता है तो वहां पे जब आपका दिल करे। सर ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ऐसे। अच्छा सर ये मेरे पास फाइल इस तरह से ओपन हो रही है अभी फॉर द टाइमिंग, इंशाल्लाह इसको देख लेता हूं बाद में। सबसे पहले एक चीज, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? तो क्या बताया था मैंने? सेल्स टैक्स के बारे में क्या बताया था मैंने? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कहता है कि सेल्स टैक्स आपके पास है अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा। और इसी के बरक्स इनकम टैक्स, मतलब एक बंदे ने बिजनेस से जितना पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स देगा, सैलरी के ऊपर जितना पैसा कमाया उसके ऊपर टैक्स देगा, कैपिटल गेन से जितना पैसा आया उसके ऊपर टैक्स देगा। और अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो एक बंदे ने जितना कंज्यूम किया, एक बंदे ने जितना कंज्यूम किया, मैंने जितनी पानी की बोतलें खरीदी या जो भी, अगर सपोज मैंने अगर 4 फोन लिए
तो 4 फोन्स के ऊपर जो टैक्स होगा वो मैं बेयर करूंगा ना, किसी और के फोन का टैक्स तो मैं बेयर नहीं कर रहा हूं। तो जो मेरी कंजम्पशन होगी उसकी बेसिस पे क्या लगता है, सेल्स टैक्स लगता है। इसीलिए तो इनडायरेक्ट है, आप डायरेक्टली पे नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली आप पे करते हैं, किसी रिटेलर के थ्रू, किसी होलसेलर के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू। यार ये जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ये सारे इनको क्या बोलते हैं, कोई नाम होता है इसके लिए जी? स्टेक होल्डर नहीं, नहीं नहीं, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, ये नाम कभी सुना ना, सप्लाई चेन के मतलब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जिसका कोई प्लांट लगा हुआ होगा, वो वहां पे गुड्स की प्रोडक्शन करेगी, वो आगे अपनी गुड्स को उठा के कहां भेज देगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से वो गुड्स उठ के कहां जाएंगी, होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करेगा उसके बाद, होलसेलर वहां से उठा के जो गली मोहल्ले की जो छोटी मोटी दुकानें हैं वहां भेज देगा रिटेलर के पास। और रिटेलर के बाद क्या होगा, एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर कौन है, आप और मैं। कुछ बात आई समझ? तो ये हमारे पास क्या है, पूरी वहां से ट्रांसफर होता होता मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से होलसेलर, वहां से रिटेलर, और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक आ जाता है टैक्स का बर्डन। इसका मतलब है जो 10 चॉकलेट्स खाएगा वो 10 चॉकलेट्स के ऊपर अपना सेल्स टैक्स पे करेगा। जो 2 फोन इस्तेमाल करेगा वो 2 फोन के ऊपर अपना सेल्स टैक्स पे करेगा। जब भी कोई चीज खरीदते हैं, तभी सेल्स टैक्स पे करते हैं ना। जब भी कोई चीज खरीदते हैं तभी सेल्स टैक्स पे करते हैं। या आप बैठे हुए हैं सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, दुकान पे जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे, उसके ऊपर लिखा होगा 120 जमा 10 रुपए 130, वो जमा 10 रुपए क्या होगा, सेल्स टैक्स होगा, वो आपको देना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने। तो भाई वो कहता है कि यहां पे बर्डन कौन बेयर करता है, एंड कंज्यूमर। सेल्स टैक्स में बर्डन कौन बेयर करता है, और इनकम टैक्स के अंदर जो बंदा इनकम कमा रहा है, इस बंदे का बिजनेस है तो क्या टैक्स ये देगा, जिसका बिजनेस है, जो कमा रहा है, जो पर्सन कमा रहा है, जो अर्न कर रहा है, वही टैक्स देगा। वो अपने रिटर्न खुद फाइल करेगा। कुछ बात समझ आई? ये 2 बातें समझ आई हैं कि डायरेक्ट क्यों था और इनडायरेक्ट क्यों था, और उसके बाद सेल्स टैक्स में बर्डन किस तरह से एंड कंज्यूमर तक आता है। कहां से होके आता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर एंड कंज्यूमर। इस तरह से जब आता है अल्टीमेटली बर्डन तो एंड कंज्यूमर के ऊपर आता है। यार आप लोग पे करते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा मैं, ठीक। अच्छा, और बिजनेसेस में आप लोगों ने भी किसी के आप में घर में ऐसे कोई बात हुई है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आपके घर में हुई है? तो बेटा वो आपके फादर की दोनों, अच्छा दोनों पेरेंट्स की। फादर आपके क्या करते हैं? ठीक है भाई, अब इसका मतलब बिजनेस है। तो बिजनेस है तो एक बिजनेस ने, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसका मतलब है कि अब स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट किया, वहां से कैपिटल गेन आया, जितना भी कमाया उसके ऊपर टैक्स देंगे ना, तो वो खुद दे रहे हैं। कुछ आई बात समझ? इस तरह से आगे आ जाएं। जब भी आपने कोई चीज खरीदी होगी, कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई भी लेज ले लें, कोई टॉफी ले लें, कोई भी चीज ले लें यार, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो किस तरह से लगा हुआ होता है, कोई बता सकता है एग्जांपल मुझे? एक वैल्यू होती है। आप होटल में जाते हैं ना यार, आप होटल्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, सब ऑर्डर कर दिया, टोटल बिल आपका बना 2500। उसके बाद उसके ऊपर लिखा हुआ होता है क्या, सेल्स टैक्स। कितना होता है? 15%। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सिंध का रेट है, वो सिंध का रेट है। चलें हम एज्यूम कर लेते हैं कि 18% रेट है। सपोज करें किसी बंदे ने 2500 रुपए की चीजें खरीदी या वहां बैठ के खाई, तो अब वो 18% के हिसाब से कितना सेल्स टैक्स देगा, कंप्यूट करके बताएं। 2500 की गुड्स के ऊपर कितना सेल्स टैक्स देगा वो 18% के हिसाब से? ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज, 450 रुपीज। तो टोटल पैसे कितने हैं जो वो उस टाइम पे देगा? 2950। कुछ समझ आ रही मेरी बात? कुछ समझ आ रही मेरी बात? 2950 रुपीज है जो उस वक्त वो देगा। अब इसका मतलब है कि कोई टैक्स की बेस तो बनानी पड़ेगी ना जिसके ऊपर लगेगा, कोई बेस तो बनानी पड़ेगी ना, कोई वैल्यू ऑफ द गुड्स तो होंगी ना, वैल्यू ऑफ द गुड्स तो होंगी ना। अभी क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स में 2 से 3 चीजें बहुत अहम है। वैल्यू ऑफ गुड्स जिसके ऊपर टैक्स लगना है, रेट ऑफ टैक्स, टाइम ऑफ सप्लाई, किस वक्त सप्लाई हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या वो टैक्स वाली सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई हुई या नहीं हुई।
मेरी बात समझ आ रही है? आप जाते हैं नान खरीदते हैं, जाके टैक्स देते हैं? नान खरीदते हैं आम बाहर से, रोटी खरीदते हैं, चपाती खरीदते हैं, टैक्स देते हैं? नहीं देते। आप लोग नहीं देते ना, इसका मतलब है कि उसकी सप्लाई या उसकी सेल जो है वो टैक्सेबल सेल नहीं है। कुछ समझ आई मेरी बात? और दूसरी तरफ अगर आप जाके कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप सेल्स टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब है कि हाँ, मोबाइल फोन जो है वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई में आता है। कुछ समझ आया? तो यहां पे वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसा जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स होंगी या सर्विस होंगी उसके ऊपर क्या लगेगा? सेल्स टैक्स लगेगा। मेरी एक बात जरा सुनिएगा गौर से, दो तरह की चीजें होती हैं, या तो सर्विसेज या तो गुड्स। गुड्स वो हैं जो टेंजिबल हैं और गुड्स वो हैं जो कि एक सॉर्ट ऑफ इंटेंजिबल हैं, जो आपको नॉर्मली कोई भी अपने नॉलेज की बेस पे, जैसे अकाउंटिंग वाली फर्म है वो आपको सर्विसेज दे रही होगी। सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है? प्रोविंसेस। कितने प्रोविंस है पाकिस्तान में भाई? पंजाब अपना, अगर पंजाब में कोई सर्विस दी जाएगी तो पंजाब में टैक्स उसका दिया जाएगा। सर्विस सर्विस सर्विस। अगर कोई सर्विस सिंध में दी जाएगी तो सिंध में उसका टैक्स दिया जाएगा। जाना है बेटा आपने? जी जाए। अच्छा, लेकिन जो गुड्स हैं, जो गुड्स हैं, जो चीजें हैं, अशिया हैं, इनका जो टैक्स है वो कहां जाता है? फेडरल में। एफबीआर के पास जाता है, फेडरल में जाता है, इस्लामाबाद में जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? आपके सिलेबस में सर्विसेज का टैक्स नहीं है, प्रोविंस लेवल पे जो टैक्स होता है ना वो नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है जो कि गुड्स के ऊपर है। न्यूमेरिकल होगा, सिंपल चीजें बताई हुई होंगी, आपने गुड्स को आइडेंटिफाई करके, गुड्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करके रेट ऑफ सेल्स टैक्स लगा देना है और लायबिलिटी कंप्यूट कर देनी है। इतना काम है आप लोग का, कर लेंगे? इतना ही काम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2500, आपने उसके ऊपर 18% लगा के टैक्स कंप्यूट कर दिया ना, इतना ही काम है। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, इतना ही काम है। ऐसा जी? ऑनलाइन वाले हजरात जी, बेटा सिगरेट पर भी लगता है? हाँ हाँ लगता है बिल्कुल। अच्छा बेटा सर्विसेज, सर सर्विसेज किसको कहते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर्विसेज की? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कंसल्टेंसी फर्म, टैक्स की सर्विसेज, कुकिंग करने वाली वो भी सर्विसेज में आता है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अकाउंटिंग फर्म जो होती है, ऑडिट करती है, सर्विस देती है ना आपको, ये सारी सर्विस। एम्प्लॉय जो है वो सर्विस देता है ना ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? तो सर जी बेटा, हाँ ये सारी सर्विसेज हैं, एग्जांपल्स आप बढ़ाते जाएं, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज का टैक्स आप लोग के सिलेबस में नहीं है। आपके कौन सा टैक्स आपके सिलेबस में? सिर्फ गुड्स का। कुछ समझ आया? सिर्फ गुड्स का टैक्स है आप लोग के सिलेबस में, और वो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा यहां पे आ जाए जरा, मैंने बोला था इनकम टैक्स के अंदर ना जितनी भी आप इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। एक बंदे ने अगर 10 लाख रुपए कमाया है बिजनेस से, प्रॉफिट 10 लाख रुपए हुआ है, तो 10 लाख के ऊपर देगा ना टैक्स। तो यहां पे इसको एक बार रीड करें जरा। बेस्ड ऑन द नेट इनकम। नेट इनकम का क्या मतलब होता है? सारे खर्चे वर्चे निकाल के, एक्सपेंस लेस करके जो नेट इनकम बची है, जो प्रॉफिट आया है, उसके ऊपर टैक्स का रेट लगा देंगे। इनकम टैक्स का रेट कुछ अलग होगा, सेल्स टैक्स का रेट कुछ अलग होगा। कितना रेट है सेल्स टैक्स का? अभी बताया है 18%। ऐसा यार, सबको मेरी बात समझ आई है अभी तक? ये सिर्फ ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे स्टार्ट कहां से लेना है? सेल्स टैक्स से, ठीक है। अच्छा, ये सप्लाई चेन की बात आ गई है। कहता है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई चेन के ऊपर जो है ना वो टैक्स चार्ज हो रहा होगा। किस तरह से? जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा होगा उसके ऊपर चार्ज कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे होलसेलर को बेच रहा होगा उसके ऊपर चार्ज कर देगा, होलसेलर जब आगे रिटेलर को बेच रहा होगा उसके ऊपर चार्ज कर देगा, और जब आप लोग रिटेलर से लेने जाएंगे तो वो आपको चार्ज कर देगा। अल्टीमेटली कहां पे आ गया बर्डन? आप लोग। कोई बंदा खुद से बर्डन बेयर नहीं कर रहा, जो इस्तेमाल कर रहा है एंड के ऊपर, उसके ऊपर सारा बर्डन आ गया। तो इस तरह से सप्लाई चेन में एंड कंज्यूमर जाके इसको क्या करता है? अपने ऊपर बेयर करता है, इसको बॉर्न करता है। ऐसा जी? ऑनलाइन वाले जरा बेटा जरा अपनी बातें अगर आप रोकेंगे ना तो हम काम की बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलें।
और ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रॉफिट बंदा कमाएगा उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ऐसा है यार, कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं बता सकते हैं? मतलब किस किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है? एक इंडिविजुअल खुद उठ के जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, सोल पार्टनरशिप होती है जिसमें 4 लोग 5 लोग जितने भी लोग आपस में मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बना लें, 1 2। तीसरा, कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी भी कमाती है कुछ, उसके ऊपर भी कंपनी ने टैक्स देना है। एओपी अगर कुछ कमाती है, एओपी ने भी टैक्स देना है। और अगर कोई इंडिविजुअल होगा, सोल प्रोप्राइटर होगा, उसने भी टैक्स देना है। बात समझ आ रही है सर आपको? आपको आ रही समझ? आपको? जी जी, आपके साथ वाले सबसे ऊपर जो है सर, आपकी बात कर रहा हूं, आपकी ही बात कर रहा हूं। आ रही है? क्या नाम क्या आपका? मास। जी जी, ये तो इंशाल्लाह जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे ये सवाल वहां पे एड्रेस होगा। ठीक है, कि अगर कोई बैंक से पे नहीं करता, कोई इस तरह की बातें नहीं होती, तो फिर इंशाल्लाह जो चीज रिकॉर्ड में नहीं आई, क्योंकि देखिए टैक्स का एक मकसद ये भी है कि आपकी इकोनॉमी को रिकॉर्ड करना, इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है इसको रिकॉर्ड करना, ये भी मकसद है टैक्स का। वरना हम फिर कॉन्सिक्वेंसेज लेके आते हैं उसके कि अगर आप यहां से पेमेंट नहीं करोगे तो आपको ये कॉन्सिक्वेंस है। तो इंशाल्लाह ये मजीद जो हमारे पास डिटेल है ना चीजों की, ये तो इंडिविजुअल चैप्टर्स में जाके आएगी। जी जी, ये अब देखें यहां पर उन्होंने बात की कि सर जिस तरह आपने बात की है ना कि रेस्टोरेंट में अगर आप कैश पे करते हैं तो आपको 15% देना पड़ता है, और आप कार्ड से पे करते हैं तो आपको 8% देना पड़ता है। अब बताएं ये कार्ड से पेमेंट करने पे 8% क्यों है? क्योंकि आप रिकॉर्डिंग हो रही है, इंसेंटिवाइज कर दिया आपको बोला कि कार्ड से पेमेंट करोगे 8% दे देना, और अगर कार्ड से पेमेंट नहीं करोगे तो पूरा 15% दो। तो इस तरह से ये एक इंसेंटिव रखा गया उस बंदे के लिए जो कार्ड से पेमेंट करता है। अब जब आपके कार्ड से पेमेंट कटेगी, होगा क्या अल्टीमेटली? टैक्स के डिपार्टमेंट को देखना है कि इस बंदे की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। ये बंदा यहां पे कार्ड पेमेंट कर रहा है, वहां भी कार्ड पेमेंट कर रहा है, यहां भी कार्ड पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब है पैसा आ रहा है तो पेमेंट्स हो रही है ना इतनी। तो यहां से आपको पकड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि हाँ तुम अगर टैक्सेबल इनकम कमाते हो तो टैक्स तो दो इसका। तो पेमेंट्स आप करते जा रहे हो लेकिन आप उसके बैकएंड पे रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, तो यहां से एफबीआर आपको पकड़ लेगा। कुछ बात समझ आइए? इस तरह से सर रेट मैंने कितना बताया था? सेल्स टैक्स का 18%, और इनकम टैक्स का जो रेट है इंशाल्लाह वो हम चैप्टर नंबर 4 में जाके कवर करेंगे। 29% है फॉर द टाइमिंग कंपनीज के लिए। बाकी जो भी रेट्स हैं स्लैब रेट वो इंशाल्लाह कहां पे कवर करेंगे? चैप्टर नंबर 4 में। रजिस्ट्रेशंस, यार क्या आप सब लोग क्या रजिस्टर हैं सेल्स टैक्स में? आप हैं रजिस्टर? आप रिटर्न फाइल करते हैं सेल्स टैक्स की? आप कोई आउटपुट टैक्स डालते हैं, कोई इनपुट टैक्स कंप्यूट करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं आप लोग? इसका मतलब है कि सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की। इसका मतलब यह हुआ कि सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की, वरना तो आप भी होते, मैं भी होता। कुछ बिजनेसेस होंगे, कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग होंगे या जिसकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, वही है रिक्वायरमेंट। सब ने रजिस्टर, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? सर्टेन पर्सन्स। ये क्या है सर्टेन पर्सन्स? ये तो मैं आपको बताऊंगा जी। पे सब कर रहे होते हैं क्योंकि ये कौन सी बेसिस है इसकी? कंजम्पशन बेसिस है, कंजम्पशन बेसिस है। आप अगर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पे भी आप करेंगे क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं। बट रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर क्या होती है? देखें होता क्या है, मेरी बात सुनिएगा गौर से। मैन्युफैक्चरर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और एक छोटी सी बात करता हूं आप लोगों के साथ। ये देखिएगा सर, एक बंदे ने, ये हम बात किसकी कर रहे हैं? नजर आ रहा है आप लोगों को? किसकी बात कर रहे हैं हम? होलसेलर की बात कर रहे हैं। होलसेलर ने अपने घर में तो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, मेरी बात सुनिएगा। होलसेलर ने अपने घर में तो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, उसने तो आगे बेचनी है ना। इस बंदे ने कुछ परचेज किया है 100 रुपए का, कुछ समझ आया? इससे पहले सप्लाई चेन में कौन होगा? ऊपर इससे कौन होगा? होलसेलर से ऊपर कौन होगा? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने जब इसको 100 रुपए की चीजें बेची ना, तो साथ में एक 18% का टैक्स भी लगाया। कितना? 18। और इसको ये गुड्स कितने की पड़ी? ये किसको पड़ी है? इसने परचेज कहां से किए हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से।
डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 रुपए की चीज इसको दे दी और इसके ऊपर 18% लगा के इसके मुंह पे मार दिया। 118 रुपए की आप इसने पेमेंट कर दी है और चीजें इसके पास पड़ी हुई हैं। अब ये बंदा चीजें अपने पास लाता है और आगे इसकी क्या करता है, सप्लाई करता है। 100 रुपए की चीज खरीदी है तो बेचेंगे कितने की, 110, 120, 150, 200। सपोज करते हैं कि 200 रुपए की इसने अपना 100 रुपए का मार्जिन रखा और 200 रुपए की चीज बेच दी। ये आगे किसको बेचेगा, ये आगे किसको बेचेगा, ये आगे किसको बेचेगा, रिटेलर को। तो अब बताएं जरा 18% लगा के कितना बनता है, 30 बना। अब अलग अलग मेरी बात जरा सुनिएगा गौर से। ये 236 वो है जो आपने रिसीव किया किससे, ये आपने रिसीव किया 236 और आप खुद कितने दे के आए थे, 118। इसके अंदर ये जो 36 रुपए हैं, ये जो 36 रुपए हैं ये क्या है, ये क्या है, टैक्स या सेल्स टैक्स। यार एक बात बताएं, टैक्स तो गवर्नमेंट का नहीं बनता, टैक्स को देंगे किसको यार। मैंने आपसे 36 रुपए अगर लिए हैं टैक्स के, तो ये 36 रुपए मैं दूंगा किसको, गवर्नमेंट को दूंगा ना। तो अब जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूं इस 36 रुपए की, मुझे याद आया हाँ यार मैंने एक सप्लाई की थी, उसके ऊपर 36 रुपए मैंने आपसे लिए थे, ये 36 रुपए गवर्नमेंट को मैंने देने हैं। साथ ही मुझे एक चीज याद आएगी कि यार मैं खुद भी तो 18 रुपए पे करके आया था, कि खुद भी तो मैं 18 रुपए पे करके आया था ना टैक्स के। चीज तो मैंने कंज्यूम, मैंने तो आगे बेच दी। जो 18 रुपए मैं दे के आया था उसका क्या करूंगा, वो मैं माइनस कर लूंगा यहां से। इसका मतलब यह है कि अब जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा गवर्नमेंट को, तो कितने की पेमेंट करूंगा। यहां बात समझ आइए, कुछ बात समझ आइए। क्या मेरे ऊपर कोई बर्डन आया है, क्या मेरे ऊपर कोई बर्डन आया है। मैंने 18 रुपए दिए थे और 36 ले लिए, और जो नेट पे 18 बचा ये किसको दे दिया, मेरे ऊपर बर्डन क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने चीज को। इसी तरह रिटेलर भी यही करेगा, और जब रिटेलर ये करेगा तो किसको बर्डन ट्रांसफर कर देगा, एंड कंज्यूमर को। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये जो 18 रुपए लेस करने की इजाजत दी गई है ना, ये उस बंदे को इजाजत दी गई है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है, जो सेल्स टैक्स में। यार आपको बात समझ रही है, ये 18 रुपए वो बंदा लेस कर सकता है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है। इसका मतलब आप लोग एंड कंज्यूमर्स हैं, आप लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, चीज भी आपने कंज्यूम की, तो आपने अपनी जिंदगी में कभी 18 रुपए से लेस भी नहीं किए होंगे। तो बर्डन किसके ऊपर आ गया। तो इसीलिए बोला कि यार यहां पे, इसीलिए बोला कि कुछ लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, सबके लिए नहीं है। अगर सबके लिए रख देते तो आप लोग भी हो जाते और आप लोग भी उसको क्लेम करने बैठ जाते। चीज तो असल में आपने कंज्यूम की है, तो टैक्स भी इसका कौन देगा, आप देंगे। कुछ बात समझाइए। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सप्लाई चेन में अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब लोगों ने क्या होना है, रजिस्टर होना है। और एंड कंज्यूमर के लिए रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट कुछ आई बात समझ, क्योंकि एंड कंज्यूमर के ऊपर तो बटन डालना है हमने, क्योंकि वो चीज को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ आई बात समझ, कुछ आई बात समझ। तो चीजें इतनी ही आसान है। वापस आ जाएं, जी जी बिल्कुल बैठा जाए, कोई मसला नहीं। बस 2-4 बातें हमारी और। मुझे बताएं इस एग्जांपल में, जो हमने एग्जांपल की है, ये मैंने क्या लिखा था यहां पे, परचेज और सेल। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो टैक्स दे के आते हैं, और जब भी कोई चीज सेल करते हैं तो अगले बंदे से आप टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल्स टैक्स तब लगता है जब आप कोई चीज सेल करो, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कुछ बात समझ आइए, सप्लाई करोगे या परचेज करोगे तब आपके ऊपर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी होगी, ऐसा है। और दूसरी तरफ इनकम टैक्स, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जिसकी इनकम 6 लाख से कम है वो टैक्स नहीं देता। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जाके। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे की इनकम 6 लाख से ज्यादा होगी, वो उसी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो कहां पे रजिस्टर हो, इनकम टैक्स में। तो यहां पे इसीलिए मैंने लिखा कि एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड कितना है, 6 लाख रुपए का। आप लोग क्यों नहीं है रजिस्टर अभी तक, आपकी इनकम 6 लाख के अंडर है।
जैसे ही आप लोग की इनकम 6 लाख से बढ़ जाएगी तो आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आप लोगों ने क्या करवाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। जब आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे फिर आप लोग टैक्स भी पे करेंगे। मेरी बात समझ आइए। तो ये थ्रेशोल्ड है एक 6 लाख रुपए का। किस चैप्टर में बात की गई है? चैप्टर नंबर 4 में। जब जाएंगे उस चैप्टर में तब बात करेंगे। कुछ आ रही बात समझ? एक बात बताएं, अगर ये सेल्स टैक्स ना होता, आप बताएंगे मुझे, अगर ये सेल्स टैक्स ना होता तो 100 रुपए की चीज आपको कितने की पड़ती? 100 की पड़ती। और क्योंकि ये सेल्स टैक्स है तो 100 रुपए वाली चीज आपको कितने की पड़ रही है? 118 की। इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ द गुड क्या हो गई है? क्या ये इंपैक्ट आता है इसकी वजह से? इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये आता है ना? आपने ही बेयर किया ना बर्डन 18 रुपए का, किसी और ने तो नहीं किया। अगर सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो 18 रुपए ना लगते, 100 की चीज थी 100 की बेच देता आपको। कुछ बात समझाइए। और यहां पे आए, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई आप लोगों ने? डिस्पोजेबल इनकम का पता है? ये वो वाली इनकम है जो आप लोग क्या कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक बिजनेस ने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख कमाने के बाद उसने इनकम टैक्स में सपोज करें 2 लाख रुपए दे दिए, नेट उसके पास कितने अमाउंट बची? अब ये 8 लाख रुपए हैं जो वो डिस्पोज कर सकता है, जो अपनी अय्याशी में उड़ा सकता है। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स होता ही ना तो वो कितने उड़ा सकता था? तो असल में इनकम टैक्स होने की वजह से आप लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो गई है? कुछ समझ आ रही है? क्योंकि आपकी इनकम का सर्टेन पोर्शन किसकी मद में चला गया? टैक्स की मद में चला गया। कुछ बात समझाइए। मतलब आप अगर सपोज करें आपने जो है ना कपड़े खरीदने हैं, सपोज करें आपने अपने घर की ग्रोसरीज करनी है, इस तरह की कोई चीजें हैं, तो अगर आपके पास लाख रुपए होते तो आप ज्यादा कर पाते। लेकिन क्योंकि आपके पास लाख रुपए नहीं है, आपके पास 80,000 रुपए हैं, तो इस वजह से आप अब कम कर पाएंगे। 80,000 क्यों है? क्योंकि आपने 20,000 रुपए का इनकम टैक्स दे दिया। तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इनकम टैक्स पे करने की वजह से। कुछ समझ आई बात? नहीं, इसकी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पे वर्ड ऐड किया है डिस्पोजेबल का, कि आप जो चीज खर्च कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अब देखिए मेरे पास अगर 1 लाख रुपए होगा तो मैं कितनी शर्ट्स, सपोज 10,000 रुपए की एक शर्ट है, 1 लाख रुपए कितनी शर्ट खरीद सकता हूं? 10। अभी तो एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख रुपए है मेरे पास। अब सपोज करते हैं मैंने 20,000 रुपए उसमें से टैक्स दे दिया, पीछे कितने बचे? शर्ट का रेट वही है 10,000 रुपए, कितनी खरीद सकता हूं? 8। पहले 10 खरीद सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने टैक्स दे दिया मैं कितनी खरीद सकता हूं? 8। तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो चुकी है, जो आपके हैंड्स में बची इनकम। ऐसा है। अगर जिसके अबू सैलरीड हैं, अगर उनकी सैलरी के ऊपर उनकी कंपनी टैक्स ना काटे तो घर में ज्यादा पैसे आएंगे ना। घर में ज्यादा पैसे आने का मतलब है कि खर्चे ज्यादा कर सकते हैं आप लोग। लेकिन क्योंकि टैक्स कट के आता है तो पैसे थोड़े से कम हो जाते हैं, तो जो कम होते हैं इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम आपकी। ऐसा है। अच्छा जी सर, ये नीचे एग्जांपल्स हैं, डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये एग्जांपल आप वहां से रीड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? उम्मीद है सर इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी आप लोग इसी तरह, सबको समझ आ गई मेरी बात? चलें सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।